ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, यदि स्ट्रोक होने के बाद यानी पैरालिसिस होने के बाद यदि शोल्डर में पेन हो रहा है, शोल्डर में स्टिफनेस हो रही है, स्टिफनेस का मतलब यदि कंधे को पूरा उठा नहीं पा रहे हैं, यदि हम साइड से पूरे कंधे को नहीं उठा पा रहे हैं, पेन हो रहा है, जकड़न हो रहा है, ये शोल्डर को बाहर ले जाने में पेन और जकड़न हो रहा है, और इसके साथ ही साथ यदि हमारे रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है, रिस्ट के मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, हमारे ये छोटे छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, मूवमेंट पूरा करने में दिक्कत लग रही है, इसको खोलने में दिक्कत हो रही है, इसको ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है, और यदि हाथ में स्वेलिंग है और यदि हाथ को दोनों टच करने पे यदि आपको लग रहा है कि दूसरा वाला जो हाथ है उसमें गर्माहट ज़्यादा लग रही है, उसके जो क्रीचेस बोलते हैं ना, क्रीचेस का मतलब होता है जैसे ये हमारे हाथ में ये लाइनिंग बनी हुई है ना, ऐसे पीछे भी आप देखेंगे अपने नॉर्मल वाले हाथ में तो छोटी छोटी लाइनें दिखती है। यदि ये लाइनें क्रीचेस यदि स्ट्रेट हो जाए यानी कि वहाँ पे सूजन आ जाएगी तो ये क्रिचेस दिखनी बंद हो जाएगी और स्किन हमारी कैसी हो जाएगी, शाइनिंग देने लगती है। यदि ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों तो हो सकता है कि शोल्डर हैंड सिंड्रोम हो। आज हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे इस वीडियो में और इसको डिटेल लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो सिम्टम आपको मैंने बताया इसको शोल्डर हैंड सिंड्रोम क्यों बोलते हैं। बिकॉज दोस्तों इसमें शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है और हैंड इन्वॉल्व हो रहा है, रिस्ट इसमें एल्बो में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे केवल एक इन्वॉल्वमेंट रहता है कि ये जो हाथ नॉर्मल है ये पूरा सीधा ऊपर की तरफ करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों इसमें जितने सिम्टम मैं बताया ये नहीं है कि सब में यही सिम्टम रहेगा। बिकॉज ये शोल्डर हैंड सिंड्रोम जो होता है इसके 3 स्टेजेस होते हैं जो आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो हर स्टेज के सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि शोल्डर हैंड सिंड्रोम जो होता है स्ट्रोक के बाद ये होता क्यों है। दोस्तों बहुत क्लियर कट अभी तक तो ये नहीं पता चला है, अननोन कॉज भी है, बट जो थ्योरी है वो मैक्सिमम देखने को ये मिलती है, जो पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलता है कि पेशेंट जब स्ट्रोक होता है उसके बाद उनका शोल्डर क्या होता है, मामूली सा सबलक्सेशन हो जाता है, पोस्चर रॉन्ग होने की वजह से, शिफ्टिंग करने की वजह से, या फिर ज़्यादा दिन तक मूवमेंट नहीं करते हैं तो हमारा लॉन्ग टाइम तक प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन यदि हमारे लिम्स में है, ऐसे कंडीशंस में देखने को मिलता है कि हमारा जो ज्वाइंट है वो स्टिफ होने लगता है। इसका कारण एक और भी देखा जाता है कि माइक्रो ट्रॉमा, जैसे बार बार हम मूवमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, पेशेंट को लेटा के वर्टिकल बैठाया तो ग्रेविटी ने लोड लिया तो हमारे शोल्डर का और स्केपुला का बायोमैकेनिक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। जब बायोमैकेनिक्स चेंज हो गया ऐसे कंडीशंस में माइक्रो ट्रॉमा होना शुरू हो जाता है जब हम मूवमेंट करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी फिजियोथेरेपी तो बंद ही नहीं हुई, हम लोग रेगुलर कर रहे थे तब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों यदि सबलक्सेशन है या फिर मसल इम्बैलेंस है, ऐसे कंडीशन में हमारा बायोमैकेनिक्स चेंज हुआ, बायोमैकेनिक्स चेंज होने से रॉन्ग एबनॉर्मल सेंसेशंस जाने लगे, पेन का सेंसेशन जाने लगा। इसकी वजह से ब्रेन ने क्या किया कि धीरे धीरे इसमें सिंपैथेटिक आर्क का जो है ना एक सेंसेशंस आने लगता है और ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर ज़्यादातर हाथ में कोई छोटी मोटी इंजरी हो या हाथ को लटकाए रखे रहते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम में शोल्डर तो एक रीज़न है ही, हमारे हैंड में भी लोकल यदि एरिया की मैं बात करूं इसमें माइक्रो ट्रॉमा हो जाए, लेटने बैठने में ये दब जाए, ओवर स्ट्रेन हो जाए, ज़्यादा देर तक लटकाए रखिए, इसका मूवमेंट नहीं करिए, तब भी ये देखने को मिले। दोस्तों यदि मैं स्टेज की बात करूं तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। एक तो एक्यूट हो गया, फिर डिस्ट्रॉफिक हो गया, एंड थर्ड की बात करें तो एट्रॉफिक हो गया। तो दोस्तों जो पहला एक्यूट होता है ये 1 से 3 महीने के अंदर देखने को मिलता है। इसमें रैपिड स्वेलिंग बढ़ जाती है, हाथ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जब हम मूवमेंट करने जाते हैं तो पेशेंट एक तरीके से जो फिजियो हमारे जाते हैं ना उनसे डरने लगते हैं, उनसे बचने लगते हैं। घर में कोई केयर टेकर है वो यदि छूने जाता है ना तो उससे बचने लगते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से उसमें बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग, लालिमा, छूने पे जो है ना गर्माहट सी फील होना, जो हमारे क्रीचेस थे वो हटने लगते हैं, मतलब एक तरीके से स्वेलिंग होने पे वो जो स्किन हमारी है ना वो शाइनिंग करने लगती है। नेल्स यदि देखेंगे ना तो नेल्स में एक अलग सा चेंजेस देखने को, वाइटिस दिखने लगते हैं, तो ये चेंजेस देखने को मिलता है। सेकेंड यदि बात करूँ दोस्तों जो डिस्ट्रॉफिक होती है
उसमें ये ज़्यादातर प्रॉब्लम 3 महीने से 12 महीने के बीच में देखने को मिलता है। इसमें जो गर्माहट है वो गर्माहट कम हो जाती है, धीरे धीरे स्वेलिंग कम होने लगता है, बट पेन परसिस्ट करता है, ज़्यादा देर तक रहता है और पेन और स्टिफनेस ज़्यादा रहती है। और जो थर्ड स्टेज होता है दोस्तों, जो हमारी एट्रोफिक है, उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग पूरी तरीके से हट जाती है, पेन भी काफ़ी कम सा हो जाता है, लेकिन हाथ का मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्ट होने लगता है और मूवमेंट हमारा कम हो जाता है। मूवमेंट कम होने के साथ साथ दोस्तों जो हमारे टेंडन्स होते हैं उसमें डिप्यूटियन कॉन्ट्रैक्चर टाइप का डेवलप होने लगता है और क्लॉ हैंड की तरह भी मूवमेंट दिखने लगता है और हमारा फंक्शन धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं दोस्तों, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना पोजीशनिंग अच्छा रखना है, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ में ये डेवलप होना शुरू हुआ ना, ऐसे कंडीशन में रॉन्ग पोस्चर की वजह से हुआ। तो अपने शोल्डर का मूवमेंट अच्छा रखें, अपने मसल्स को सपोर्ट दें। मसल का सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे शोल्डर सबलक्सेशन है तो इसको आर्म स्लिंग दे दिया, यदि हाथ में ये रिस्ट पूरे टाइम नीचे है तो कॉकअप स्प्लिंट दे दिया, जिससे कि स्टैटिक और डायनेमिक होता है। जो भी आप सपोर्ट देना चाहें, जितना सीवियरिटी है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो आप एक मसल को सपोर्ट दे दिए तो मसल्स में अननेसेसरी अब नॉर्मल टोन भी डेवलप नहीं होगा और पेन सेंसेशन भी नहीं जाएगा। थर्ड की बात करें दोस्तों, तो पेशेंट की मोबिलिटी का ध्यान रखना है कि उनको प्रोलॉन्ग स्टिफ नहीं होने दें। यानी कि यदि पेशेंट एक्टिव मूवमेंट कर रहा है तो उनको सेल्फ बोलिए मूवमेंट करने के लिए हैंड का, रिस्ट का, एल्बो का, शोल्डर का आपके फिजियो ने गाइड किया होगा, उसको फॉलो अप करिए। यदि आप एक्टिव नहीं कर पाते हैं तो आप पैसिव मूवमेंट करें, जिससे कि ज्वाइंट की मोबिलिटी बने रहे, फ्लूइड का मूवमेंट बना रहे और इस पे काम करें। इसके साथ यदि नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, यदि पेन हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट के लिए हमारे पास आइस की सिकाई हो सकती है। इसके अलावा टेंस लग सकता है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, बहुत लोकलाइज यदि शोल्डर से पेन शुरू हो रहा है या किसी स्पेसिफिक जगह पे है तो हम लेजर दे सकते हैं। और भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हमारे फिजियोथेरेपी में अवेलेबल है जो हम पेन मैनेजमेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं। वेट बियरिंग एक्सरसाइज ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाइए जैसे जैसे पेन खत्म होता है। दोस्तों जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है और हाथ में स्वेलिंग बहुत हो गई, पेशेंट को बहुत अनबियरेबल हो रहा है और हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने न्यूरो फिजिशियन को केस भेजते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें स्टेरॉइड या कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देना है कि नहीं, क्योंकि मेडिसिन का भी बहुत बढ़िया रोल है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिकेशंस होते हैं, तो दोस्तों मेडिसिन का भी बहुत अच्छा रोल। यदि ये सब चीज़ें हम फॉलो करें तो शोल्डर हैंड सिंड्रोम से बच सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।